यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे अकाउंटेंसी जो है हमारा यूनिट नंबर 2 पेपर नंबर 2 के अंदर, जो अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स है उसका यूनिट नंबर 2 जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो ये बुक आपको मैंने प्रोवाइड करवा रखी है, इसके 3rd चैप्टर के एक नए टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम जो है वो है अमलगमेशन। क्या है? अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ओके, तो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये दो टॉपिक हैं जो अपने इसमें पेंडिंग रह गए। लिक्विडेशन आपको मैंने करवा दिया, इश्यू ऑफ शेयर हमने कर लिया, दोनों ही कर लिया हमने, इक्विटी भी कर लिया, प्रेफरेंस। तो लास्ट वीडियो जो है वो हमने किया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला, जिसके अंदर हम लोगों ने रिडम्पशन पढ़ा था प्रेफरेंस शेयर का और साथ में बोनस शेयर वाला टॉपिक किया था। अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है अमलगमेशन। क्या नाम है? अमलगमेशन। जब आप अमलगमेशन को पढ़ते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हम 3 टर्म्स जो है पढ़ते हैं। एक है अमलगमेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर बेसिकली 2 तरह का रिकंस्ट्रक्शन आएगा। एक आएगा आपका इंटरनल, एक आएगा क्या आपका एक्सटर्नल। ओके जी, तो अपने को जो है वो ये टॉपिक करना है। अब ओवरऑल मिला करके अब जो ये पेंडिंग रहेगी अपना टॉपिक, इसके ऊपर हम टोटल मिला करके जो है वो वीडियोस लगाने वाले हैं 3। 2 तो लगभग बनेगी अपने अमलगमेशन की, या फिर 3 वीडियोस अमलगमेशन का और 1 वीडियो बनेगा किसका? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। जब ये टॉपिक हो जाएगा फिर अपना रह जाएगा होल्डिंग कंपनी, बस उसके बाद में कंपनी अकाउंट्स अपना जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप जो है वो आएंगे अपनी बुक के ऊपर चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको मिलेगा टॉपिक का नाम जो है वो है क्या? अमलगमेशन ऑफ कंपनी। क्या नाम है? अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ओके जी, अब देखो अमलगमेशन क्या है, ठीक है, इसको अपने को पढ़ना है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दो। अगर आप लोग भी अपकमिंग जून 2023 या दिसंबर 2023 में जो एनटी नेट का पेपर होना, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है पेपर नंबर 1 जो जनरल पेपर है प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, और अगर आप मैनेजमेंट से तैयारी कर रहे हैं तो पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट के भी हम कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो घर पे बैठे बैठे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। कोर्स के अंदर क्या मिलेगा आपको? पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। 10 सब्जेक्ट है पेपर 1 में, 10 है पेपर 2 में, उनकी वीडियोस आपको मिलेंगी प्लस में उनका स्टडी मटेरियल मिलेगा। वीडियोस जो है वो जिस तरह से ये वीडियो इसी तरीके से सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, और जो स्टडी मैट है वो हार्ड कॉपी मिलेगा। जैसे अभी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ये हमारे अकाउंट का स्टडी मैट है, ठीक है। इस तरीके से 10 किताबें पेपर 1 की है, 10 किताबें पेपर 2 की है, ठीक है। ये सब आपको मिलेगा, पूरी अमेंडमेंट करके हमने जो है वो बना रखी है। हर एक चीज इसमें हमने लेटेस्ट डाली हुई है। कुछ अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा और भी आती हैं ड्यूरिंग द कोर्स। अगर आपको कोई अमेंडमेंट आएगा तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है हमारा पेड टेलीग्राम पे हमने ग्रुप बना रखे, तो वहां पे हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, तो वीडियोस हो गया, कंटेंट हो गया, हर यूनिट का रिवीजन वीडियो सेपरेट है, और साथ में आपको जो है वो मिलेगा क्या? आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हमारा कोर्स है। कोर्स का डिटेल अगर आपको और भी पूछना है कुछ, नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक का नाम जो है वो क्या? अमलगमेशन। जनरली अगर हम भी बात करते हैं कभी अमलगमेशन के बारे में तो हम यही बोलते हैं अमलगमेशन का मतलब ये होता है 2 कंपनी का आपस में क्या होना? जुड़ना। 2 कंपनी अगर आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है, तो उसको जनरली हम बोलते हैं क्या? अमलगमेशन। क्या बोलते हैं उसको? अमलगमेशन। अब जब अमलगमेशन पढ़ते हैं ना तो देखो आपको ये तो मालूम है अमलगमेशन के अंदर ना क्या होगा, हमेशा 2 कंपनीज हैं। जनरली अमलगमेशन, मर्जर, अलग अलग टर्म्स है, इनको हम यूज करते हैं। तो जनरली क्या होता है? 2 कंपनियां आपस में मिलकर काम करना शुरू कर दे, तो वहां पे एक जनरल टर्म, कॉमन पार्लेंस में जो टर्म यूज होती है उसको हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अमलगमेशन। लेकिन यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आते हैं। थोड़ा सा पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे। ध्यान देना, एक है अमलगमेशन, एक है एब्जॉर्प्शन, एक है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इनसे बिल्कुल टोटली जो है वो क्या है? अलग है। सिंपल सी बात बता दो, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो तो रहेगा सेम। ध्यान से सुनना, तीनों में, अमलगमेशन में, एब्जॉर्प्शन में और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है वो तो होने वाला है क्या? सेम। भाई एक कंपनी जो है वो क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है, और दूसरी कंपनी उसके बिजनेस को क्या कर रही है? परचेज कर रही है, ठीक है। लेकिन तीनों टर्म्स जो है उनका जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है वो क्या है? अलग है। अकाउंटिंग मीनिंग, अकाउंटिंग टर्म्स में अगर बात करें तो तीनों के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज जो है या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लगभग सेम ही होने वाला है। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली अगर देखें तो तीनों का मतलब जो है वो क्या है? अलग अलग है। ऐसा एक एक करके हम पढ़ेंगे। 2 एग्जिस्टिंग कंपनी, ध्यान से सुनना, अमलगमेशन की पहले हम बात कर रहे हैं। 2 एग्जिस्टिंग कंपनी है, 2, एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड, और दोनों कंपनी बढ़िया तरीके से अपने अपने नाम से जो है वो काम कर रही है। एग्जांपल के तौर पे मान लो फोन बनाने वाली 2 कोई बढ़िया बढ़िया कंपनी है, ठीक है। मान लो ये एक कंपनी ये है एप्पल है, और एक है मान लो कोई सैमसंग, एग्जांपल, ठीक है। ये कोई भी 2 कंपनीज है, और 2 कंपनी अलग अलग अपने अपने नाम से जो है वो काम कर रही थी बढ़िया तरीके से, एक दूसरे की प्योर कॉम्पिटिटर भी थी। कोई और एग्जांपल लेता हूं, ये लो पेन कम लेते हैं, ये देखो
दो कंपनी है, एक है रिनोल्ड और एक है आपका पायलट। लक्सर जो है ये दो अलग अलग कंपनी है। ये रिनोल्ड अपने नाम से काम करी थी और जो पायलट है वो अपने नाम से काम करी थी। दोनों कंपनी ने जो है वो डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, मिलकर के काम करते हैं। दोनों कंपनी दो अलग अलग, जो पहले अपने अपने नाम से काम कर रही है, ए कंपनी अलग है, बी कंपनी अलग है। अब दोनों ने ये डिसाइड किया कि एक काम किया जाए कि हम दोनों जो है वो क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, मिल जाएंगे और एक नई कंपनी बना लेंगे। ये रिनोल्ड और लक्सर दोनों मिले और मिलके ना इन्होंने क्या किया, एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम क्या, पेंटल। मान लो ये तीसरी कंपनी बना लिया। दो अलग अलग कंपनी थी, दोनों कंपनी आपस में मिली और मिलके एक तीसरी कंपनी जो है इन्होंने क्या कर लिया, बना लिया। अब यहां पे हुआ क्या, ए कंपनी और बी कंपनी दोनों कंपनी क्या हो गई है, डिसॉल्व हो चुकी है, दोनों कंपनी लिक्विडेट हो चुकी है और इनके बिजनेस को, इन दोनों के बिजनेस को एक नई कंपनी ने जो है वो क्या कर लिया, परचेज कर लिया। इसको बोलते हैं हम लोग अमलगमेशन। क्या बोलेंगे, अमलगमेशन। तो अमलगमेशन अगर कोई पूछा व्हाट इज अमलगमेशन, तो आप क्या बोलेंगे, अमलगमेशन के अंदर दो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं और दोनों कंपनी जो है वो क्या होंगी, अब डिसॉल्व होंगी। दोनों कंपनी के बिजनेस को जो एक नई कंपनी क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। दैट इज नोन एज द अमलगमेशन। मैंने यहां पे लिखा भी है, देखो दो कंपनीज हैं, बोथ आर द कॉम्पिटिटर, एक है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। दोनों यहां पे दोनों का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। दोनों कंपनी आपस में क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। दोनों कंपनी जो है डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, लिक्विडेशन हो जाएगा। हमने पढ़ा था लिक्विडेशन अभी थोड़े दिन पहले। तो लिक्विडेशन के अंदर बेसिकली क्या था, दोनों कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और दोनों कंपनी को जो है एक नई कंपनी क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। जैसे उसका नाम रख दिया ए बी लिमिटेड। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमलगमेशन। तो यहां पे ए बी लिमिटेड ने जो है वो क्या किया, बिजनेस परचेज कर लिया ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का, और ए और बी लिमिटेड दोनों जो है वो क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। तो यहां पे जिस टर्म को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमलगमेशन। सर क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि देखो सर ये दोनों कंपनी बढ़िया तरीके से काम तो कर रही थी, जो पायलट है वो बढ़िया काम कर रही थी और जो अपना रिनोल्ड है ये भी अच्छा काम कर रही थी। तो सर क्यों ये दोनों आपस में मिली, इसके पीछे के कई रीजन होते हैं। लाइक मैंने यहां पे लिखा इकोनॉमी ऑफ स्केल। कई बार क्या होता है, जब आप एक जैसे ही काम कर रहे हो तो आप अलग मटेरियल परचेज करते थे और दूसरा पर्सन जो आपके जैसा काम करे वो अलग मटेरियल परचेज करता था। तो उस केस में क्या था कि आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलता था। अब जब आप दोनों मिल जाओगे तो आप अब क्या करोगे, बल्क के अंदर जो है वो क्या करोगे, मटेरियल परचेज करोगे। तो क्या आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ, क्या आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा सर, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कई बार हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल रिसीव करने के लिए दूसरी कंपनीज के साथ में मिलकर के काम करते हैं, या कंपटीशन को क्या करना है, खत्म करना है। ये दोनों कंपनी थी और मान लो यही दोनों कंपनी सिर्फ पेन बनाने का काम कर रही है, जो जेल पेन है ये यही सिर्फ बना रही है। अब इन्होंने सोचा यार हम आपस में कट थ्रोट कंपटीशन कर रहे हैं, मैं 15 रुपए रेट रख रही हूं, तुम 16 रुपए या 15 रुपए, भाई तुम्हारा रेट 20 रुपए, लेकिन इसको ये है कि इसको ना 15 रुपए रेट रखना पड़ रहा है मजबूरी में। तो ये इसने ये सोचा कि एक काम करते हैं, इसको साथ में मर्ज करते हैं और रेट 20 रुपए रख लेंगे। तो ये भी कई बार होता है कि हम कंपटीशन को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं या एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। मान लो कि रिनोल्ड के पास में कोई ऐसी एफिशिएंसी है जो इसके पास नहीं है और इसके पास कुछ ऐसा है जो इसके पास नहीं है, तो दोनों बोले एक काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो हमारी एफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर एक्सपेंशन, दोनों ही चाहते हैं हम अपने बिजनेस को क्या करें, एक्सपेंड करें। तो अकेले जो है बस की नहीं था, तो सोचा कि एक काम करते दोनों मिल जाते हैं तो फंड्स भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उससे एक्सपेंशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो यहां पे जो अमलगमेशन होता है उसमें क्या होगा, दो अलग अलग कंपनी है, दोनों कंपनी आपस में क्या हो, दोनों कंपनी को जो है वो एक तीसरी कंपनी जो है वो क्या कर लेगी, परचेज कर लेगी। यहां पे ये दोनों कंपनी का जो काम है वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो चुका है। ये दोनों कंपनी जो है वो क्या हो गई है, बंद हो गई है और इनका काम जो है खरीद लिया किसने, ये सी कंपनी ने। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमलगमेशन। तो अमलगमेशन में एक कंपनी जो है, ये बड़ी वाली कंपनी जो है ना ए बी लिमिटेड, ये क्या करेगी, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों के बिजनेस को क्या कर लेगी, एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, ए का काम भी बंद, बी का काम भी बंद, और अब काम जो है वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे किसमें, ए बी लिमिटेड में। तो दिस इज नोन एज द अमलगमेशन। क्या बोलते हैं, अमलगमेशन। एक और टर्म भी आती है, एक और टर्म है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या था, ये है लक्सर पायलट, ये बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट स्टेक बहुत बड़ा था। ये जो है मतलब लगभग पूरे मार्केट के अंदर 70% जो है वो इसके पेन बिक रहे थे, एग्जांपल के तौर पे। अब ना ये एक छोटी कंपनी थी रिनोल्ड, ये कंपनी लगभग 20% स्टेक रखती थी मार्केट में। 70 तो अकेले पायलट का था, 20% रिनोल्ड का और बाकी 10 वो अदर जो कंपनी थे वो अपना मार्केट के अंदर जो है अपना स्टेक रख रही थी। अब इस बड़ी कंपनी ने सोचा कि एक काम किया जाए, ये बड़ी कंपनी है पायलट, इसने सोचा एक काम करते हैं, रिनोल्ड को हम एक्वायर कर लेते हैं। इन्होंने बात करी रिनोल्ड से, रिनोल्ड भी काम कर रही है, ये भी इनकी, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटर है, लेकिन ये जो है ना, जो लक्सर है, ये बहुत बड़ी कंपनी है।
तो इसने बड़ी कंपनी सोचा एक काम करते हैं, छोटी कंपनी को अपने साथ मर्ज कर लेते हैं। तो अगर मान लो एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, जिसमें अब छोटी कंपनी क्या हो जाएगी, बंद, और कोई नई कंपनी नहीं बनेगी। अमलगमेशन में ए और बी दोनों बंद हो गई थी और एक नई कंपनी बनी थी, बट इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन यहां पे क्या होगा, ये ए कंपनी जो है ये बंद हो जाएगी और अब ओनली एग्जिस्टेंस में क्या रहेगी, बी कंपनी रहेगी। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब एक बड़ी कंपनी जो है वो छोटी कंपनी के बिजनेस को क्या कर ले, एक्वायर कर ले। जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के बिजनेस को क्या कर ले, एक्वायर कर ले। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर जैसे देखो मैंने लिखा हुआ है क्या, यहां पे ए लिमिटेड है जो स्मॉल कंपनी है, ये क्या होगी, अब ये कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ये कंपनी डिसॉल्व होगी और जो बी लिमिटेड है जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, बिग कंपनी जिसका बड़ा नाम है, ये क्या करेगी, बिजनेस परचेस करेगी किसका, ओल्ड वाले का। तो ये छोटी कंपनी बिजनेस को क्या कर लेगी, परचेस। तो क्या ए कंपनी के काम को बी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, नहीं कर लिया, कर लिया। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। जैसे 2008 के अंदर जो है बहुत बड़ा कोलैप्स हुआ था, अपने इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी सत्यम कंपनी जो है, उसने बहुत जो है वो घपला कर दिया, तो वो कंपनी बंद हो रही थी। अब उस कंपनी को जो है वो एक्वायर कर लिया किसने, टेक महिंद्रा ने। तो अब क्या हो गया, पुरानी कंपनी जो क्या हो गया, बंद, और उसके काम सब सौंप खरीद लिया किसने, टेक महिंद्रा ने। अब सत्यम कंपनी का जो ऑफिस था, उसके बोर्ड के, उसका जो बोर्ड लगा था, सत्यम कंपनी की बिल्डिंग जो थी ना, उसके बाहर बोर्ड लगा था सत्यम का, वो बोर्ड हटा दिया, उसकी जगह पे क्या कर दिया, टेक महिंद्रा। तो अब जो है वो क्या, वो जो टेक महिंद्रा है उसने एक्वायर कर लिया किसको, सत्यम को। दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। हमने क्या कर लिया, दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, जिसके अंदर एक बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्शन। एक तीसरा केस और होता है जिसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अब यहां पे हम लोग ना पहले एक्सटर्नल के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक कंपनी थी, ध्यान से सुनना, ये मान लीजिए एक कंपनी है, कौन सा ले, चलो ये वाले लेते हैं। ये कंपनी थी, ये अपना काम कर रही थी, लेकिन जब ये कंपनी बनी, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये कंपनी बनी थी तो ये बनी थी सन 2004 में। 2004 में, अब क्या आ गया 2023। जब ये 2004 में बनी तो इन्होंने उस टाइम, इनको पता नहीं था कि ये काम बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना काम करना शुरू किया और इन्होंने अपनी ऑथराइज कैपिटल जो है वो करी थी मान लो सिर्फ 5 लाख। ओके, अब इनको पैसे की जरूरत है, अब इनको क्या है, पैसे की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये कंपनी जो है वो थोड़े से लॉस में चली गई है, जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू नहीं है। तो अब यहां पे इस कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ना नए सिरे से काम करेंगे। अब नए सिरे से काम का मतलब क्या, ये कंपनी ना तो बिक रही है, कुछ भी नहीं है, इस कंपनी ने बस ये सोचा हम एक काम करते हैं, ये जो हमारी पुरानी कंपनी है ना, इसका नया रूप लेके आएंगे, इसका हम नया रूप लेके मार्केट के अंदर आएंगे, वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जब एक ओल्ड कंपनी अपने आप को क्या करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है। अभी हम आगे पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस ये समझना, जब एक ओल्ड कंपनी अपने आप को पूरा क्या करती है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, और इसके काम को करने के लिए एक नई कंपनी ओपन की जाती है। ये एक नई कंपनी थी, ये नई कंपनी जो है ये क्यों बनाई गई, ये एज इट इज इसके काम को क्या कर लेगी, अंडरटेक कर लेगी। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, एक पुरानी कंपनी है, इस पुरानी कंपनी के बिजनेस को एज इट इज टेक ओवर करने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाएगी, जो क्या करेगी, अब इस पुरानी के शेयर होल्डर इस नई के शेयर होल्डर होंगे, पुराने के डेटर नए के डेटर होंगे, पुराने के क्रेडिटर्स नए के क्रेडिटर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपनी को अगर देख रहे हो तो यही है, लेकिन अब क्या क्या इसने किया, क्या पुरानी कंपनी के जो भी पंगे थे ना वो सब हटा के और हमने एक नई कंपनी बनाई है, और जो हमारे शेयर होल्डर है उनकी ट्रू वैल्यू, हम जो उनको जो हमारी शेयर कैपिटल है उसको ट्रू वैल्यू पर लेके आना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन में कोई सेकंड कंपनी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। यहां पे क्या, एक ओल्ड कंपनी है, ये बेचारी परेशान है थोड़ी सी, ठीक है, तो हमने बोला कि तुम क्या चाह के रहे हो, ये चाह रही है कि हम पूरी तरह से अपने आप को क्या कर ले, बदल ले, पूरी तरह से हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो हमने बोला तो आप क्या चाह रहे हो, बोले हम रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं अपना। तो रिकंस्ट्रक्शन के 2 तरीके, एक तो है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इस पुराने कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए एक नई कंपनी एस्टेब्लिश की जाएगी। जैसे इसका नाम था पायलट कंपनी, एक नई कंपनी बनाएगी, उसका नाम होगा न्यू पायलट कंपनी। ये न्यू पायलट कंपनी क्या करेगी, एग्जिस्टिंग पायलट कंपनी के बिजनेस को एज इट इज क्या कर लेगी, टेक ओवर कर लेगी। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब यहां पे होगा क्या, यहां पे जो पायलट कंपनी है ये बंद हो जाएगी और जो नई कंपनी एस्टेब्लिश हो जाएगी जिसका नाम क्या होगा, न्यू पायलट कंपनी। देखो यहां पे क्या है, एक ओल्ड कंपनी जिसका नाम जो है वो है क्या,
ए लिमिटेड। ठीक है, अब ए लिमिटेड ये क्या चाह रही है, बड़े बदलाव चाह रही है। इसको महसूस हुआ कि हमको बड़े बदलाव की जो है वो क्या है, जरूरत है। अब बड़े बदलाव करने हैं तो इसने क्या किया, अपने आपको टेक्निकली जो है वो क्या किया, डिसोल्व कर लिया। तो मार्केट में नए रूप से हम अपने आप को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और नया नाम रखेंगे। इसका नाम क्या होगा, न्यू ए लिमिटेड। तो यहां पे टेक्निकली हुआ क्या, जो ए लिमिटेड है वो तो क्या हो गई, बंद हो गई, डिसोल्व हो गई है, और बी लिमिटेड जो है अब न्यू ए लिमिटेड, सॉरी बी लिमिटेड की जगह न्यू ए लिमिटेड आ गई है। तो इसने क्या किया, ए लिमिटेड के बिजनेस को क्या कर लिया, परचेस कर लिया। तो अब ए लिमिटेड नए नेम से काम करेगी और नया नाम क्या होगा, न्यू ए लिमिटेड। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके का है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। इंटरनल में थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, जिसके अंदर क्या था, ये बेचारी एक कंपनी थी ना, जो ओल्ड कंपनी, मान लो इसका नाम क्या था, ए लिमिटेड था, और ये अगर अपने आप को चेंज करना चाह रही है, तो अगर आप ध्यान से सुनना, अगर ये अपने आप को चेंज करने के लिए एज इट इज एक नई कंपनी बनाती है, और इसके साथ अब ये अगर ये पुरानी कंपनी अपना बिजनेस एज इट इज इस नई कंपनी को सौंप दे, तो ये तो क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर कोई नई कंपनी को ना बनाया जाए, ये पुरानी कंपनी ही अब अपने ही नाम से जो है, पहले भी ये ए लिमिटेड चल रही थी, अभी भी ये ए लिमिटेड चलेगी, बस ये अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत क्या कर ले, चेंज कर ले, उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर ले अपनी कैपिटल को। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से सुनना, अमलगमेशन में 3 कंपनी इन्वॉल्व है, 2 एग्जिस्टिंग कंपनी थी, वो दोनों बंद हुई और एक नई कंपनी बन गई। इसको बोलते हैं अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन में 2 कंपनी इन्वॉल्व है, एक छोटी कंपनी, एक बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और अब नई कंपनी कौन सी है, नई कोई भी नहीं है, जो बी लिमिटेड थी, जो बड़ी कंपनी थी, वही अब काम कर रही है, ए का काम बंद हो गया। और जो है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यहां पे क्या था, एक ओल्ड कंपनी थी, और ओल्ड कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। वो नई कंपनी भी ए नहीं बनाई है, बस फर्क क्या होगा, अब जो नई कंपनी बनेगी उसका मेन एम ये है कि शेयर होल्डर को उनकी जो इन्वेस्टमेंट उसकी ट्रू वैल्यू शो करने के लिए हमने एक नई कंपनी को बना दिया। उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और एक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके अंदर क्या है, एक पुरानी कंपनी है, अभी भी वो पुरानी कंपनी ही रहेगी, बस ये क्या कर रही है, अपनी बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत क्या कर रही है, चेंजेस कर रही है। दैट इज नोन एज द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे उसको, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ओके जी सर, बताओ कितना सिंपल है। 3 टर्म है, अमलगमेशन हमने पढ़ लिया, दूसरा जो हमने पढ़ा कौन सा, एब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो है वो क्या, रिकंस्ट्रक्शन। बात खत्म। और रिकंस्ट्रक्शन कौन सा, इंटरनल। एक बार के लिए आपको डेफिनेशन पहले पढ़ा देता हूं मैं, तीनों की डेफिनेशन पढ़ाता हूं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखो जी, समटाइम कंपनी कैरी ऑन द सिमिलर बिजनेस, कई बार कंपनी जो है वो सिमिलर बिजनेस करती है, कंबाइन टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे से मिल जाती है, क्या करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ लार्ज प्रोडक्शन एंड अवॉइड द कंपटीशन, कंपटीशन को अवे करने के लिए कंपनी आपस में मर्ज हो जाती है। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन दिस कनेक्शन। सबसे पहले आता है अमलगमेशन। भाई अमलगमेशन का मतलब जो है वो क्या होता है, तो अमलगमेशन में जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी जो है वो क्या हो गई है, मिल गई, 2 या 2 से ज्यादा कंपनी को एक नई कंपनी जो है वो क्या कर ले, टेक ओवर कर ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमलगमेशन। व्हेन 2 और मोर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस गो इनटू लिक्विडेशन, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी जो एक जैसा काम करती है वो कहां चलेगी, लिक्विडेशन, मतलब बंद हो गई, और एक नई कंपनी जो है इस फॉर्म, नई कंपनी बनाएगी जो क्या करेगी, टू टेक ओवर द बिजनेस, उनके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमलगमेशन। एग्जांपल, सी लिमिटेड बनाएगी क्या करने के लिए, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, विच आर एग्जिस्टिंग कंपनीज, इट इज इंस्टेंस ऑफ अमलगमेशन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमलगमेशन। दूसरा जो है वो है क्या, एब्जॉर्प्शन। आपको मैंने बताया एब्जॉर्प्शन में क्या कोई नई कंपनी बनती है, नहीं, बड़ी कंपनी जो है उसने छोटी कंपनी के बिजनेस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, बट बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, तो अब बड़ी कंपनी जो है वही सिर्फ रह जाएगी, छोटी कंपनी बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में कोई भी नई कंपनी जो है फॉर्म नहीं की जाएगी। व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज अनदर कंपनी, जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को क्या कर ले, परचेज करती है, इट इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल, अगर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसका नाम था ए लिमिटेड, वो टेक ओवर कर ले बिजनेस ऑफ द बी लिमिटेड को, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। वो एग्जांपल है किसका, एब्जॉर्प्शन का। जनरली द एब्जॉर्बिंग कंपनी, जो परचेजिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी जो है वो एक लार्ज कंपनी होती है, जबकि जो एब्जॉर्ब्ड कंपनी जो दूसरी कंपनी में समा गई है वो क्या होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, भाई क्यों करते हैं हम अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन, क्यों करते हैं, उसके पीछे के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला जो है वो क्या, कंपटीशन को
एलिमिनेट करने के लिए, हम कंपटीशन को क्या बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, दूसरी कंपनीज को एक्वायर या टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, यह हमारी जो आपस में राइवलरी, जो दुश्मनी है, उसको खत्म करने के लिए। फिर टू सिक्योर इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, आपको मैंने बताया था पहले अलग अलग जो है सामान परचेज करते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब मिल जाएंगे तो बल्क में सामान परचेज करेंगे, तो उससे क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट हमारी रिड्यूस होती रहेगी। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन के पैमाने को बढ़ाओगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलना रिसीव हो जाएगा। फिर टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ हाई सैलरीड एक्सपर्ट, अब कोई बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे, उनको हायर करना है, ना तो अकेली ए लिमिटेड के बस की बात थी, ना बी के। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, मिल जाते हैं और मिलके हमारे रिसोर्सेज इतने हो जाएंगे कि हम बढ़िया बढ़िया बंदों को अपने पास एक्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए टू इंक्रीज द कैपिटल, अपने कैपिटल को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट की लिमिट को और भी इंक्रीज किया जा सके। टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट, मार्केट पे और भी अच्छा कंट्रोल जो है वो जमाने के लिए, और मैन्युफैक्चर गुड्स को जो है वो लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बाकी कंपनी के साथ मिलकर काम करते हैं। या टू अटेन ऑल अदर एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन के और बाकी एडवांटेज को क्या करने के लिए, गेन करने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन करते हैं। ओके जी सर। अब एक टर्म हमने पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन में दो है, एक है इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल अलग से सेपरेट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने पढ़ना पहले क्या, एक्सटर्नल, थोड़ा सा उसको भी पढ़ा देता हूं। रिकंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है, पहले तो रिकंस्ट्रक्शन क्या है भाई साहब, रिकंस्ट्रक्शन इट इज एंटायरली ए डिफरेंट नेचर। रिकंस्ट्रक्शन पूरी तरह से जो है वो क्या है, एक अलग तरीके का नेचर है इसका। द ऑब्जेक्ट जो है इज नॉट टू ब्रिंग, रिकंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है कॉम्बिनेशन करना नहीं है, दो कंपनी को आपस में मर्ज करना नहीं होता। ध्यान से सुनना, बोलता था ऑब्जेक्ट इज नॉट टू ब्रिंग अबाउट ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी बट मियरली, बस रिकंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है, सिर्फ रीऑर्गेनाइज करने के लिए कंपनी को, अपनी कंपनी को क्या करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए, विच आर सफर्ड ह्यूज लॉसेस। तो ऐसी कंपनी जो ह्यूज लॉस को सफर कर रही है, वो बस ये चाहती है कि मैं अपने सारे लॉसेस जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखे उन सबको मैं क्या कर दूं, राइट ऑफ कर दूं, और एक नई पिक्चर मेरी जो है वो मार्केट के अंदर सामने आए, उसके लिए जो हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। अब ये दो तरीके का, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल इट इज सिमिलर, जनरली देखने में ये लगेगा कि अमलगमेशन जैसा है, क्योंकि इसमें जो है वो क्या, एक बड़ी कंपनी, एक कंपनी थी एग्जिस्टिंग कंपनी, उसको दूसरी कंपनी ने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। जनरली इट इज सिमिलर टू द अमलगमेशन, दो हालांकि नॉट एग्जैक्टली द सेम। इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक नई कंपनी बनाई जाएगी, एक नई कंपनी बनेगी, किसके लिए, फॉर द एक्सप्रेस पर्पस, उसका पर्पस सिर्फ एक ही होगा, एक्सप्रेस पर्पस जो होगा वो क्या होगा, टेक ओवर करना बिजनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक कंपनी। तो जो एग्जिस्टिंग बीमार कंपनी है उसके बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए एक नई कंपनी बनाई जा रही है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, व्हिच हैज इंकर्ड ह्यूज लॉसेस एंड इज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जो ए लिमिटेड, देखो यहां पे क्या था, ए लिमिटेड के काम को टेक ओवर करने के लिए एक नई कंपनी बनाई, उसका नाम रख दिया न्यू ए लिमिटेड। तो यहां पे क्या होगा, अब ए लिमिटेड तो डिसॉल्व हो जाएगी और अब एग्जिस्टेंस में एक नई कंपनी आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, न्यू ए लिमिटेड। लेकिन होगा क्या, जो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर थे वही शेयर होल्डर न्यू ए में होंगे, जो ए के डेटर थे वही डेटर न्यू ए में होंगे, जो ए के क्रेडिटर्स थे वही क्रेडिटर्स न्यू ए में होंगे, जो ए के एम्प्लॉय से वही एम्प्लॉय न्यू ए के होंगे, ए जो पहले काम करती है वही काम न्यू ए करेगी, सब कुछ सेम होगा, बस फर्क क्या होगा, नया नाम आ जाएगा और बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहां पे क्या, एग्जिस्टिंग कंपनी इज वाउंड अप, एग्जिस्टिंग कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बाय सेलिंग इट्स बिजनेस, और वो अपने बिजनेस को सेल कर देगी एक न्यूली फॉर्म्ड कंपनी को, विच इज जनरली सिमिलरली नेम, जिसका नाम भी एकदम सिमिलर होगा, एंड ओन्ड बाय द सेम शेयर होल्डर ऑफ द ग्रेट एक्सटेंट। एग्जांपल बता रखे, जैसे असम टी कंपनी थी, उसको टेक ओवर कर लिया एक नई कंपनी जिसका नाम क्या रखा, न्यू असम टी लिमिटेड। इस केस के अंदर वो फॉर्मर कंपनी है, मतलब असम टी कंपनी, वो तो क्या हो जाएगी, वाइंड अप, और एक जो बाद में कंपनी बनाई गई है न्यू असम लिमिटेड, वो क्या बन जाएगी, परचेजिंग कंपनी। ओके, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, बोलो जी सर। चलो, ऑब्जेक्टिव के एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लो। राइट ऑफ करना एक्यूमुलेटेड लॉसेस, हम लोग क्यों करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को, हम जो भी हमारी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उनको राइट ऑफ करना चाहते हैं। दूसरा, शेयर होल्डर को हम उनकी रियल वर्थ, जो ट्रू पिक्चर जो है वो उनको शो करना चाहते हैं। फिर कंपनी को फ्यूचर में लॉस से जो है वो बचाना चाहते हैं, भाई फ्यूचर में लॉस आइज ना हो तो उससे कंपनी को बचाना चाहते हैं, और फ्रेश कैपिटल को इकट्ठा करना चाहते हैं, और पूरी तरह से हम अपने एमओए को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या करना चाहते हैं, चेंज, क्योंकि हमने उस कंपनी को बहुत पहले बनाया था, उस टाइम मेमोरेंडम में कुछ ऐसी चीजें थी जो अब हमारे लिए हर्डल्स बन गई है, तो उन हर्डल्स को चेंज करना चाहते हैं। ये कुछ पर्पस है, इन पर्पस के लिए हम लोग करते हैं क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल पढ़ेंगे बाद में, अभी एक बार ना आगे आ जाओ, इनमें जो डिफरेंसेस है इसको पढ़ लेते हैं एक बार।
देखो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन, ये जो अभी हमने डिस्कशन किया उसके बेस पर तीन टर्म्स निकल के आई। एक था अमलगमेशन, एक है क्या, एक तो अमलगमेशन, एक है एब्जॉर्प्शन और एक है रिकंस्ट्रक्शन। तीनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला लिक्विडेशन। अमलगमेशन में क्या होगा, दो कंपनी बंद हो जाएंगी और एक नई कंपनी बनेगी। तो क्या बोलते हैं, ऑल दी कंपनी विच गो इनटू अमलगमेशन इज लिक्विड। जितने भी कंपनी अमलगमेट हो रही है, आपस में मिल रही है, वो सब लिक्विड हो जाएंगी। एब्जॉर्प्शन में एक छोटी कंपनी बंद हो जाएगी जबकि उसका काम बड़ी कंपनी ले लेगी। ओनली दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन जिसका बिजनेस परचेज कर लिया अनदर कंपनी ने। और रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो पुरानी कंपनी है वो क्या हो जाएगी, बंद, उसका काम नई कंपनी ले लेगी। तो ओनली दैट कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन विच इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी। अमलगमेशन में नई कंपनी बनती है, दो कंपनी ए और बी मिला जो है वो मिल गई और एक नई कंपनी जो है वो डेवलप किया गया सी लिमिटेड, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। तो एक न्यू कंपनी मस्ट बी फॉर्म। लेकिन एब्जॉर्प्शन में ए कंपनी का काम को बी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। तो अब क्या नई कंपनी बनी है? नहीं, अब ए लिमिटेड के काम को किसने, बी ने ले लिया, तो बी काम करती रहेगी। तो बोलते हैं नो न्यू कंपनी इज फॉर्म बिकॉज द बिजनेस इज परचेज बाय अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी। फिर अगर बात करेंगे किसका, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, तो वहां पे क्या है, एक नई कंपनी बनाई जाती है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर बात करें अमलगमेशन में, तो अमलगमेशन में जो फाइनेंशियल पोजीशन थी कंपनी की वो जनरली क्या होती है, सेम। मतलब ए और बी दोनों कंपनी मिली और सी कंपनी बनी है, तो ए और बी दोनों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या रहेगी, सेम। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी गोज इनटू अमलगमेशन इज यूजुअली सेम। लेकिन अगर बात करेंगे एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन जो बड़ी कंपनियां उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी और छोटी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी वीक होगी। तो बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग कंपनी, मतलब परचेजिंग कंपनी, इज यूजुअली साउंड इन कंपैरिजन टू द एब्जॉर्ब्ड कंपनी। और वही अगर बात करेंगे किसका, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, भाई वहां तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खराब थी तभी तो नई कंपनी को बनाया गया। यस, तो वहां पे क्या, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ओल्ड कंपनी इज वेरी बैड, इट इज नॉर्मली ए सिक कंपनी, वो एक बीमार कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, लॉसेज है। ठीक है जी, आगे ऑब्जेक्टिव। अमलगमेशन क्यों करते हैं, अमलगमेशन जनरली हम करते हैं कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट द कंपटीशन अमंग द अमलगमेटेड कंपनी। दूसरा, एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं, इसका भी मेन ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, एक्सपेंशन करना। हम छोटी छोटी कंपनीज को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, हम अपने साथ उनको मिला रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को जो है वो लार्ज एरिया के अंदर एक्सपेंड कर सके। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सपेंशन द बिजनेस एंड अचीव द इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। वही अगर बात करेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का, वो हम क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बोलते हैं इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू राइट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हम हमारे जो भी लॉसेस पड़े हैं बैलेंस शीट में उसको हम राइट ऑफ करना चाहते हैं। एंड ऑफरिंग टू द शेयर होल्डर द शेयर विच ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल वर्थ ऑफ द बिजनेस। आगे शेयर होल्डर की पोजीशन क्या रहेगी, अमलगमेशन के अंदर जो शेयर होल्डर है अमलगमेटेड कंपनी के, ए और बी कंपनी के जो शेयर होल्डर थे वो अब शेयर होल्डर बन जाएंगे किसके, सी कंपनी के। तो बोलते हैं शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी एंड नॉर्मली कंटिन्यू टू हैव प्रोपोर्शनल शेयर उनको मिल जाएगा न्यू कंपनी में। वही अगर बात करेंगे एब्जॉर्प्शन का, तो वहां पे क्या होगा, जो परचेजिंग कंपनी है उसके तो अपने खुद के शेयर होल्डर हैं एंड दो शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग कंपनी, और जो छोटी कंपनी थी जिसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, वो अब शेयर होल्डर बन जाएंगे किसके, बड़ी कंपनी के, बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द परचेजिंग कंपनी, और उनको जो है एक प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ शेयर मिल जाएंगे। लेकिन अगर बात करेंगे किसका, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, तो वहां क्या होगा, मोस्ट ऑफ द शेयर जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो अब नई कंपनी में भी क्या रहेंगे, कंटिन्यू टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी विद ए प्रोपोर्शनल शेयर इन द इक्विटी ऑफ द न्यू कंपनी। ओके जी, तो ये तीनों में जो है वो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एंट्रीज की बात करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, तो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, चाहे अमलगमेशन हो और चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। तो देखो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें, देयर इज नो डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है किसमें, अमलगमेशन में, एब्जॉर्प्शन में एंड द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, बिकॉज इन ऑल दीज, क्योंकि इन सब में अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर बात करूंगा किसका, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, तो वहां पे जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है एंटायरली क्या है, अलग अलग है। तो प्योरली इनसे जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अब अमलगमेशन को जो है वो गवर्न करने के लिए, अब अमलगमेशन की अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जो है वो इशू किया गया आईसीआई ने। तो आईसीआई जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने जो है AS 14 जो है वो क्या किया हुआ है, इशू किया, और उसके अंदर बताया कि किस तरीके से जो है वो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है अपनाना है जब दो कंपनी आपस में क्या होंगी, मर्ज होंगे। तो बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन इज गवर्न्ड बाय द AS 14 व्हिच इज इशूड बाय द ICAI। दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन मेड इफेक्टिव, और ये कब से आ गया, 1 अप्रैल 1995 से, और ये कैसे मैंडेटरी इन नेचर है। मैंडेटरी नेचर का मतलब क्या हो गया कि अगर इंडिया के अंदर दो कंपनी आपस में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, तो वो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो वैसे ही करना पड़ेगा जैसा AS 14 के अंदर लिखा गया है। अब AS 14 में क्या लिखा है वो तो अगली क्लास में देखेंगे, अभी के लिए एक बार ये हो गया।
अब ये तो तीनों टर्म हमने पढ़ लिया, अब प्रॉब्लम क्या आती है उसको समझो थोड़ा सा। देखो ये तीनों टर्म आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अमलगमेशन क्या, एब्जॉर्प्शन क्या और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने आती है वो क्या। देखो तीनों के केस में क्या हुआ, एक कंपनी थी उसको दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, यही तो किया। अब समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करेंगे तो उसके बदले में अपने को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर पेमेंट करना पड़ेगा तो पहले देखना पड़ेगा कितना पे करें, और कितना पे करें उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन निकालना। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले समस्या जो आई है हमारे सामने वो क्या आती है कि जो ये बिजनेस डील हुई, ए कंपनी को एक्वायर कर लिया बी ने मान लो, या ए और बी दोनों को एक्वायर कर लिया मान लो सी ने, या ए को एक्वायर कर लिया न्यू ए ने, ठीक है, तीनों ही केस की बात मैंने यहां पे कर दिया। तो यहां पे समस्या क्या है, देखो अगर ए को एक्वायर कर लिया बी ने, तो बी बड़ी कंपनी ने अगर ए को ले लिया तो बी कंपनी जो है वो पेमेंट करेगी ए वालों को, या ए और बी के काम को ले लिया सी ने तो सी कंपनी ए और बी के शेयर होल्डर को, उनके मालिकों को पेमेंट करेगी, और अगर ए को एक्वायर कर लिया न्यू ए ने तो नई ए कंपनी जो है वो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को कुछ पेमेंट करेगी। ओके जी, तो क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा ये पेमेंट कितनी करेंगे। तो यहां पे क्या है, सबसे पहली समस्या जो हमारे सामने आती है वो ये, जो बिजनेस डील हुई है वो कितनी वैल्यू पर हुई, जो बिजनेस डील हुई वो हमारी कितनी वैल्यू पर हुई। तो जिस वैल्यू पे बिजनेस डील हुई है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परचेज कंसीडरेशन। क्या बोलते हैं, परचेज कंसीडरेशन। किसी भी कंपनी के जो मालिक होते हैं, मालिक कौन होता है, मालिक कौन है सर, मालिक जो है वो तो होते हैं शेयर होल्डर। अब एक बार बताओ, मेरे पास में ये है 13 प्रो है, ठीक है, अब अगर आप ये मेरा फोन है, इसका बिल मेरे नाम पे, अगर कल को आप जो है ये फोन मुझसे बाय करोगे, अगर ये फोन आप अगर मेरे से बाय करोगे तो क्वेश्चन जो है वो ये निकल के आ रहा है कि आप पेमेंट किसको करोगे। सर पेमेंट तो हम आपको करेंगे, या मेरे पेरेंट्स को करोगे, नहीं सर पेरेंट्स को क्यों करेंगे, हम तो आपको करोगे, या मेरे दोस्तों को करोगे, नहीं सर दोस्तों को नहीं करेंगे, या मैंने जिनसे पैसे लेने उनको करोगे, नहीं, या मैंने जिनको पैसा देने उनको करोगे, नहीं, आप पेमेंट किसको करोगे। सर देखो सिंपल सा फंडा है, हमने ये फोन किससे लिया, आपसे लिया, तो हम पेमेंट भी करेंगे किसको, आपको। तो यहां पे यही होता है, जब अगर मान लो कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो जो एक्वायरिंग कंपनी है, ठीक है, वो सेलिंग कंपनी को पेमेंट करेगी। अब पेमेंट किसको करेगी, तो पेमेंट करेगी उनके शेयर होल्डर को, क्योंकि मालिक जो वो कौन है, शेयर होल्डर। कितनी पेमेंट करेगी, जितनी पेमेंट करनी है उसको तो बोलेंगे परचेज कंसेशन। कैसे करेंगे, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। आओ, पहली समस्या जो हमारे सामने आई थी वो ये कि ये जो बिजनेस डील हुई है वो कितनी वैल्यू पर जो है वो हुई है, ठीक है, तो उसके केस में हम देखें व्हाट इज द परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन को निकालने के जनरली हमारे पास में जो है वो दो तरीके हैं, एक है टोटल पेमेंट मेथड और एक है नेट एसेट मेथड। हम लोग जनरली जो है वो यूज करते हैं किसको, नेट पेमेंट, टोटल पेमेंट मेथड को। यही मेथड है जो हमेशा यही मेथड जो है वो क्या होता है, यूज में आता है। उसका नाम क्या है, टोटल पेमेंट मेथड। नाम क्या है, टोटल पेमेंट मेथड। लेकिन अगर टोटल पेमेंट मेथड से अगर पीसी नहीं निकल रहा, परचेज कंसेशन नहीं निकल रहा, तो भाई मजबूर में हम लोग जो है वो लेंगे किसको, नेट एसेट मेथड को। अब टोटल पेमेंट मेथड जो है वो क्या बोलता है, टोटल पेमेंट मेथड ये बोलता है कि परचेजिंग कंपनी के द्वारा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी को क्या बोला जाता है, ट्रांसफरी कंपनी। जो बड़ी कंपनी है उसको जो बड़ी कंपनी है परचेसिंग कंपनी, जो परचेस कर रही है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। अगर ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कौन होती है, फरर है छोटी कंपनी जिसके बिजनेस को क्या किया, एक्वायर किया गया। तो ट्रांसफरी कंपनी या जिसको मैं परचेसिंग कंपनी बोल दूंगा, अगर परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को क्या करती है, एक्वायर करती है, तो परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ओनर्स को, ओनर कौन हो गए, शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी होल्डर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ओनर्स को, बोले तो शेयर होल्डर को, चाहे उसमें इक्विटी आ जाए क्या उसमें प्रेफरेंस आ जाए, को जो कुछ भी देती है उसको हम क्या बोलते हैं, पीसी, परचेज कंसेशन। ध्यान से सुनना, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ओनर्स को, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ओनर्स को जो कुछ भी पेमेंट करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परचेज कंसेशन। जैसे एक बड़ी कंपनी थी, जानते हैं, यही एग्जांपल लेके चलते हैं, ये लक्सर कंपनी थी, बड़ी कंपनी, इसने मान लो ये रिनोल्ड को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब लक्सर कंपनी रिनोल्ड कंपनी के मालिकों को, रिनोल्ड कंपनी के मालिक मान लो ए और बी, दो या मान लो 5-6 बंदे थे, उनको जो कुछ भी पेमेंट करेगी तो उसके जोड़ को बोल देंगे हम लोग क्या, परचेज कंसीडरेशन। जैसे ये लक्सर कंपनी है, इसने रिनोल्ड कंपनी के मालिकों को इक्विटी शेयर दे दिए लक्सर में, इसने रिनोल्ड कंपनी के मालिकों को प्रेफरेंस शेयर भी दे दिए, इसने रिनोल्ड कंपनी के मालिकों को कुछ कैश भी दे दिया, इसने रिनोल्ड कंपनी के मालिकों को कुछ एसेट भी दे दी। तो ये सबकी वैल्यू आप जोड़ लो, जो कुछ भी पेमेंट किया गया लक्सर कंपनी के द्वारा रिनोल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को, सिर्फ वही होता है क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या,
पीसी, परचेज कंसिडरेशन। लिखा हुआ है क्या? परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के ओनर को जो कुछ भी देती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। चाहे वो उनको कैश दे, चाहे वो उनको स्टॉक दे, चाहे वो उनको डिबेंचर दे, चाहे वो कुछ भी चीज दे दे, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इनके जोड़ कर लो, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। दोबारा सुना, पीसी के अंदर क्या आएगा? परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर को जो कुछ भी पेमेंट करती है वो होता है क्या? परचेज कंसिडरेशन। लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी कोई पेमेंट कर रही है, ध्यान से सुना, अगर परचेजिंग कंपनी कोई पेमेंट कर रही है सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर को, किसको? ये परचेजिंग कंपनी जो है या ये ट्रांसफर कंपनी पेमेंट कर रही है किसको? सेलिंग कंपनी के, ध्यान से सुनना, सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर को कोई पेमेंट कर रही है, या बैंक लोन की पेमेंट कर रही है, या सेलिंग कंपनी के क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर रही है, तो ये पीसी में काउंट नहीं होगा, ये परचेज कंसिडरेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। तो पीसी में कौन सी वैल्यू आएगी? सिर्फ वही वैल्यू जो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करती है, सिर्फ वही वैल्यू जो है वो काउंट होगी किसमें? परचेज कंसिडरेशन में। बात खत्म। अब पीसी किस फॉर्म में हो सकता है? पीसी में आप डिवेंचर भी दे सकते हो। ध्यान से सुनना, बड़ी कंपनी जो है जिसने छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, वो छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो दे रही है ना, क्या क्या दे सकती है? शेयर भी दे सकती है अपने खुद की कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकती है, कैश भी दे सकती है, या अपनी कंपनी के डिबेंचर भी दे सकती है, या अपनी कंपनी के डिबेंचर भी दे सकती है। ये बात समझना। लेकिन अगर परचेजिंग कंपनी छोटी कंपनी के डिबेंचर होल्डरों को अगर कोई पेमेंट कर रही है, वो पीसी के अंदर काउंट नहीं होगा। तो परचेज कंसिडरेशन में ओनली एंड ओनली वो अमाउंट आएगा जो परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करती है, दैट्स ओनली इंक्लूड इन द परचेज कंसिडरेशन। केस खत्म। समझ में आया? बोलो जी सर। अब सर दूसरा मेथड है, एक बार ये भी बता दो। वैसे ये पीसी निकालने के 4 मेथड हम आगे पढ़ेंगे, अपने नोट्स में दिया हुआ है, लेकिन अभी के लिए ऊपर ऊपर से आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। अब दूसरा जो मेथड है उसका नाम क्या है? नेट एसेट मेथड। इसमें सर कैसे निकालते हैं? इसमें हम ये देखते हैं, परचेजिंग कंपनी जब सेलिंग कंपनी को एक्वायर करती है, तो सेलिंग कंपनी के जो एसेट्स हैं हम उनके फेयर वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू लेंगे किसका? एसेट्स का। मान लो फेयर वैल्यू जो है एसेट की आगे कितनी? 6 करोड़। उसमें से माइनस करेंगे जो भी उसकी लायबिलिटी है, तो फेयर वैल्यू ले लेंगे किसका? लायबिलिटी का। मान लो वो है कितने? 2.5 करोड़। तो एक्चुअल में हमको कितनी वैल्यू की वर्थ मिली? 6 करोड़ की। और जबकि लायबिलिटी कितनी है? 2.5 करोड़ की। तो 3.5 करोड़ रुपए जो है वो रहेगा क्या? नेट एसेट। तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा कितना? 3.5 करोड़। ये जो है वो क्या निकलेगा? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। अब ये पीसी का पेमेंट कैसे होगा? आपको मालूम है, परचेज कंसिडरेशन पेमेंट कैसे भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब इसकी पेमेंट हम पहले बताओ, पेमेंट होगा किसको? पेमेंट करेंगे, बताओ किसको करेंगे? सर मालिकों को। किसके मालिक को? पेमेंट करेंगे ट्रांसफरर कंपनी के, ध्यान से सुनना, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर। और पेमेंट कैसे कर सकते हैं? पेमेंट के तौर पे हम ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को दे सकते हैं इक्विटी भी, उनको दे सकते हैं प्रेफरेंस शेयर भी, उनको दे सकते हैं डिबेंचर भी, उनको कैश भी दे सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो पीसी में काउंट हो रही है वो हम उनको जो है वो दे सकते हैं। बात खत्म। ठीक है। सो बेसिकली अगर बात करें अमलगमेशन में 2 कंपनी जो है वो इन्वॉल्व है, एक है ट्रांसफरर कंपनी, एक ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी है, ट्रांसफरर, ठीक है, उसको हम वेंडर कंपनी बोलते हैं जो बिक रही है, या सेलिंग कंपनी बोलते हैं, या उसको ओल्ड कंपनी बोलते हैं। और जो दूसरी कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी को एक्वायर कर रही है उसको हम ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं, उसको हम नई कंपनी बोल देते हैं, उसको हम परचेजिंग कंपनी भी बोलते हैं। बात खत्म। अब ट्रांसफरी कंपनी जब ट्रांसफरर कंपनी को एक्वायर करती है तो बदले में ट्रांसफरी कंपनी जो है वो पेमेंट करेगी किसका? परचेज कंसिडरेशन का। क्या पे करेगी? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। अब ट्रांसफर कंपनी जो है वो तो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। जो छोटी कंपनी है वो तो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो उसके ऊपर लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग आ जाएगी जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और जो बड़ी कंपनी है उसको अब वो अकाउंटिंग कैसे करेगी? वो अकाउंटिंग का प्रोसीजर सारा लिखा हुआ है AS 14 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के अंदर। समझ में आया? बोलो जी सर। देखो तो बेसिकली क्या हुआ, सारा फंडा जो है वो ये निकल के आया कि जो ट्रांसफरी कंपनी है, बड़ी कंपनी जो है वो छोटी कंपनी को एक्वायर करेगी और बदले में ट्रांसफरी कंपनी छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। उस पेमेंट को बोलते हैं परचेज कंसेशन। कैसे निकालना है पीसी वो आगे देख लेंगे। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, जो छोटी कंपनी है वो तो अब लिक्विडेट हो जाएगी, वो तो दिवालिया हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो उसका तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाएगा, उसको बंद कर देंगे। और जो ट्रांसफरी कंपनी है ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेगी? तो इसके लिए बेसिकली जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा गया कहां? AS 14 में, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के अंदर। वो हम अगली क्लास में करेंगे।
तो दिस इज द बेसिक ऑफ द अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता है हमने वो पढ़ लिया। अमलगमेशन जब होता है तो पीसी की कहानी आती है, परचेज कंसेशन की, वो थोड़ा बहुत हमने जो है वो देख लिया। अमलगमेशन के साथ में रिकंस्ट्रक्शन टर्म भी आती है, एब्जॉर्प्शन भी आती है, वो भी हमने कर लिया। आई होप आपको एक बार एक क्लियर पिक्चर जो है वो दिख गया होगा कि अमलगमेशन होता क्या है और उसमें करना क्या है। अब क्या करना है उसको डिटेल के अंदर फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो वो चर्चा करेंगे। तो पहले अमलगमेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ये पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी सर। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो आप वो भी बता सकते हैं। ओके, और बाकी अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेस करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ठीक है ना जी सर। चलो एक बार के लिए इतना कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।